अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। पाकिस्तान में जिस तरह सियासत में एक बेयकीनी की कैफियत जो है नुमाया है, उसी तरीके से पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल जो है वो भी हचकोले खा रही है। ज़ाहिर है जब वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ये बात कहें कि पाकिस्तान की मईशत मुश्किलात में है तो फिर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो समझ आ जाती हैं। इसहाक़ डार की जो बॉडी लैंग्वेज है और जिस तरीके से वो गुफ्तगू करते हैं, ये वो अंदाज़ नहीं है जो उनका माजी में खासा रहा है। अब तो वो पेट्रोलियम प्राइसेस बरकरार रखने की बात भी करते हैं तो उनके लहजे में एक हिचकिचाहट पाई जाती है और वो एक गूम गू की कैफियत का जो है वो शिकार दिखाई देते हैं और नज़र ये आता है कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव है। ज़ाहिर है चेयरमैन FBR जो हैं जब ये कहें कि जो बरामदात हैं उनमें कमी का इम्कान है, इसी तरीके से वो ये कहें कि जो वसाइल हैं, जो टैक्स अहदाफ हैं, उनमें भी कमी का इम्कान है, वो ये भी कहें कि GDP की शरह कम होने से टैक्स की वसूलियाँ जो हैं वो भी कम हो जाएंगी और महंगाई और शरह सूद बढ़ने से टैक्स वसूलियाँ कम हो सकती हैं। ये मल्टीपल रीज़न्स हैं जो वो दे रहे हैं और इसके साथ साथ ज़ाहिर है कि जो पाकिस्तान को ये तवक्को थी, ये उम्मीद थी कि दोस्त ममालिक जो हैं वो मदद को आगे आएंगे, तो सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस का दौरा जो है वो मुलतवी हो चुका, उससे भी काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता की गई थीं। इसी तरीके से अब चीन के सदर का दौरा है, अभी तक उस बारे में भी कोई हतमी इतला नहीं है। इसहाक़ डार साहब जो कि वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना हैं वो ये बात कह रहे हैं कि रवां साल हमें 34 अरब डॉलर की जो है वो ज़रूरत होगी। वो बंदोबस्त कर लिया जाएगा, कैसे बंदोबस्त किया जाएगा, ये अब बहुत बड़ा एक सवाल है। इसी तरीके से पाकिस्तान के जो रिज़र्व्स की पोजीशन है, यानी ज़र मुबादला के ज़खायर की जो पोजीशन है वो 7.8 बिलियन डॉलर है और ज़ाहिर है कि दिसंबर के अंदर पाकिस्तान के बॉन्ड्स जो हैं वो भी मैच्योर हो रहे हैं और 1 अरब डॉलर की जो है वो अदायगी करनी है। इसहाक़ डार साहब ने कहा था कि हम इसे अपने वसाइल से देंगे। अब ये दबाव जो हैं ये उसके अलावा हैं, जो कीमतों का सूरत हाल है, जो महंगाई की सूरत हाल है, ज़ाहिर है कि बराह रास्त सरमायाकारी आ नहीं रही है, तरसीलात ज़र जो हैं उनके अंदर भी कमी वाक़या हो रही है और डॉलर के ऊपर जो है दबाव बढ़ने से रुपए की जो कदर है उसमें बहुत स्लो से ही लेकिन कमी का रुझान जो है वो अपनी जगह के ऊपर मौजूद है। गो के इसहाक़ डार साहब ने फिर कहा था कि हम इसको 200 रुपये से नीचे लाएंगे, लेकिन अभी हनूज़ दिल्ली दूरस्थ वाला मामला जो है वो दिखाई दे रहा है। ये वो सूरत हाल है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर सलीम मांडवी वाला साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ज़ुबैर मोती वाला साहब, मुमताज़ सनतकार हैं, चेयरमैन है बिजनेसमैन फोरम के। सलीम मांडवी वाला साहब, पहले तो मैं आपसे यहीं से सवाल शुरू कर रहा हूँ कि ये जो सूरत हाल है कि जब इसहाक़ डार साहब ये फरमाते हैं कि 34 अरब डॉलर की रवां माली साल में ज़रूरत है और फिर सामने ना कोई उम्मीद नज़र आती है, ना कोई आस नज़र आती है, ना कोई दोस्त मुल्क नज़र आता है, तो वो कौन सी गिदड़ सिंगी है जिसकी बिना पर इसहाक़ डार साहब कह रहे हैं कि बंदोबस्त हो जाएगा, परेशानी की कोई बात नहीं है? देखें, चैलेंजेस हैं नदीम साहब, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। पाकिस्तान इज़ इन अ डिफ़िकल्ट इकोनॉमिक सिचुएशन, ये तो सब जानते हैं। मगर जाहिर सी बात है, जो भी चैलेंजेस हैं उनको हमें डील तो करना है, चाहे वो इसहाक़ डार साहब हों, कोई और हो। इस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने डील करना है। तो मैं समझता हूँ कि और वो कोशिश भी कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर का जो अभी विजिट हुआ चाइना का, उसमें भी हालांकि वो विजिट था सिर्फ प्रेसिडेंट शी को मुबारकबाद देने के लिए, क्योंकि उन्होंने सारे मुल्क आ रहे थे उनसे मिलने के लिए और उनको वेलकम करने के लिए। तो पाकिस्तान ने भी ये डिसीजन लिया और बड़ा अच्छा डिसीजन लिया और उधर भी ये चीज़ें डिस्कशन हुई, क्योंकि मेजर पेमेंट्स जो हैं वो चाइना को हैं। तो वो अगर चाइना से हमारी बातचीत बड़ी अच्छी हुई, डार साहब की साइड लाइंस पे जो मीटिंग्स हुई वो भी बहुत अच्छी हुई। तो मैं समझता हूँ चाइना अगर हमें सपोर्ट करता है और रीशेड्यूलिंग या रीस्ट्रक्चरिंग में हमारी हेल्प करता है, तो मेरा ख्याल है ये जो चैलेंजेस हैं ये अचीवेबल हैं। अच्छा, अब इसमें ज़ुबैर मोती वाला साहब ये फरमाएगा कि पहले मैं ये ज़रा स्ट्रेट 2-3 चीज़ें पूछ लूँ कि अब ये जो बरामदात में कमी का कहा जा रहा है,
क्या जो ये इजाफा हुआ माजी में, जिसका इमरान खान साहब बड़े उस फ़ख्र के साथ जिक्र करते हैं कि हमने 32 अरब डॉलर तक बरामदात जो हैं पहुंचाई हैं और कोरोना के बावजूद ये सूरत हाल जो है वो रही है, ये वन ऑफ इम्पैक्ट था, या ये कि पाकिस्तान जो है वो अपने ऑर्डर्स नहीं मीट कर पा रहा तवानाई के बहरान की वजह से? देखिए, पहली बात जो आप कह रहे हैं ना कि वो उस जमाने में बढ़ा, तो उसका एक वन ऑफ भी नहीं कह सकते, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये हुआ कि कोविड ने हमको बड़ा एक जो है ना बूस्ट दिया। वो इस तरह से कि इंडिया में कोविड की बहुत ज्यादा खराब सूरत हाल थी और बांग्लादेश में थी। यदि दोनों ममालिक में सूरत हाल खराब थी, तो जो जिन ममालिक को हम एक्सपोर्ट करते हैं, यूरोपियन यूनियन हुए या स्टेट्स हुआ, हम दोनों जगह पर जो है ना हम जब एक्सपोर्ट था उनकी डिमांड जो है जो बांग्लादेश और इंडिया से पूरी होनी थी वो हमारे पास शिफ्ट हुई, जिसकी वजह से हमारे यहाँ बहुत बड़ा बूम आया। और जो टेक्सटाइल सेक्टर को वो साल जो मिला वो पहले कभी भी नहीं हुआ, तो इसीलिए हमको जो है इतना ज्यादा ग्रोथ भी नजर आई, टेक्सटाइल में भी ग्रोथ नजर आई। फिर उसके साथ साथ जो लॉन्ग टर्म की स्कीम थी 1% की, उसने भी बड़ा अच्छा काम किया और नई मशीनें आई और प्रोडक्टिविटी में, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स में हमने इजाफा किया। उस वजह से भी जो है हमको फायदा हुआ और ये फायदा आगे भी जारी रहेगा, क्योंकि अब हम क्वालिटी के अंदर भी सेकंड टू नन और हमने बड़ी चेंजेस की और बीएमआर के अंदर हमने नई मशीनें लगाई हैं। हैविंग सेड सो, अब जो है ना जो रिसेशन जो है पाकिस्तान का रिसेशन नहीं है। अभी जो प्रॉब्लम आ रहा है वो उससे नहीं हो रहा। एक तो ओवर इन्वेंट्री इनके पास हो गई, अब इनके अपने सप्लायर जो इंडिया के और बांग्लादेश के वो भी लाइन पे आ गए, तो अब लामहला पाकिस्तान से जो उन्होंने इतना माल खरीदा उसकी इन्वेंट्री स्टॉक हो गया। प्लस कोविड जब खत्म हुआ तो यूएस के अंदर और यूरोपियन यूनियन में जो अलाउंसेस मिल रहे थे $1200 पर फैमिली, आपके उसके फैमिलीज को, वो स्पेंडिंग इकोनॉमीज हैं, उठा के उसको खर्च करते थे, वो भी बंद हो गए। अब उन्होंने काम पे जाना है, एम्प्लॉयमेंट का रेशियो, अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो भी जो है ना वो उसने डिस्टर्ब किया। तो इन सारी चीजों को अगर आप देखते हैं तो पूरी दुनिया का रिसेशन है। यूएस का जो रिसेशन है हमको बड़ा जबरदस्त हिट करेगा। और अभी आज ये दिसंबर तक तो चल रहा है, अगर जनवरी में क्या हमारे पास तो बहुत ज्यादा बुरी सूरत हाल मुझे नजर आती है जो ऑर्डर्स के मामले में है। हमें ये जो है ना बहुत कुछ करना चाहिए, लेकिन इससे पहले मैंने आपके दूसरे सवाल का जवाब ये है कि ये वन ऑफ नहीं है, ये जो है ना ये एक सर्कमस्टांसेस पैदा हुए और हमने इसको इनकैश किया। और अभी जब देखें कोई भी इंपोर्टर जो होता है ना, जब वो शिफ्ट करता है अपनी सप्लाई लाइन को, तो वो घड़ी घड़ी नहीं शिफ्ट कर सकता, उसका एक सिस्टम होता है, उन्होंने बड़ा लंबा उसके अंदर काम करना होता है, उनकी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स होते हैं, जो ब्रांड नेम्स होते हैं उनके बड़े जमेले होते हैं, तो इतनी जल्दी शिफ्ट नहीं करेंगे। तो आज हमारा जो पाकिस्तान के साथ एक्सपोर्ट जो पाकिस्तान का बढ़ा है उसको बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाएगा। इसकी जो है ना आज हम अगर 31 कुछ हमने किया था, तो मैं समझता हूँ फिर भी हम इस साल जो है ना 28 साढ़े 28 के तकरीबन जो है ना हमको बंद करना चाहिए, हम इसको क्लोज करेंगे। डेफिनेटली $2.5 बिलियन की जो है इसके अंदर वो आएगी शॉर्टेज, वो उसको हमको कैसे मीट करना है और हम कैसे अपना एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं। आगे की बातें ये हैं कि ये उसने किया या मैं इस तरफ आता हूं जुबैर साहब के आगे, अब हम क्या इसको लेकर चलते हैं। इसमें सलीम मांडवी वाला साहब ये फरमाइएगा कि आप कह रहे हैं चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस यकीनन सामने हैं, लेकिन जो बुनियादी चीज़ें हैं जैसे इस वक्त हमें तरसीलात ज़र में कमी का सामना है, बाहर वर्कफोर्स वही है लेकिन तरसीलात ज़र जो हैं वो कम हुई हैं, हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर जो हैं मतलब वो नेगेटिव में हैं अगर आप उस सूरत हाल को देखें। तो आपको क्या लगता है कि मतलब शॉर्ट टर्म के अंदर जो हमें सपोर्ट की ज़रूरत है वो कहाँ से आएगी और किस तरीके से हम ये जो अपनी ज़रूरियात हैं इसको मीट कर पाएंगे? देखिए जी नदीम साहब, ज़ुबैर साहब ने बातें बड़ी सही की हैं और वो समझते हैं इन बातों को। देखें, हमारा बेसिकली जो डॉलर इशू है ना वो ये है कि हमारी 70 बिलियन की इंपोर्ट्स हैं और 60 बिलियन की हमारी रेवेन्यूज़ हैं, जिसमें एक्सपोर्ट भी आ जाती है, रेमिटेंसेस भी आ जाती हैं, दूसरी भी चीज़ें आ जाती हैं। तो $10 बिलियन का हमारा गैप है और इसकी वजह से हमारा डॉलर के ऊपर प्रेशर आता है और डॉलर की रिक्वायरमेंट बढ़ती है और इसी तरह डॉलर की फिर डिवैल्यूएशन भी होती है। तो मैं ये समझता हूँ कि सबसे बड़ा हमें कुछ इंटरनल कंट्रोल सही करने पड़ेंगे। हमारी ये जो 10 बिलियन का डेफिसिट है, डॉलर डेफिसिट, इसको हमें कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ जो है ये हमें डॉलर बोरोइंग पे ले जाता है और वो हमें फर्दर पुट्स अस इन अ डॉलर डेट विच इज़ मोर डेंजरस। तो ये इस पे काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा रहा है।
और पहली दफ़ा पाकिस्तान को ये रियलाइजेशन हुई है। नहीं तो हर दफ़ा हम ये करते थे कि डॉलर बोरो कर लेते थे और आगे चलते थे। तो ये काम हम पिछले 10-20 साल से गलत करते रहे। हमें किसी तरीके से ये चीज़ें कंट्रोल करनी है। मैं तो बल्कि बांग्लादेश जैसे मुल्क की एग्जांपल दूंगा, उन्होंने फ्यूल रैशनिंग की। मैंने तो गवर्नमेंट को ये एडवाइस किया कि हमें भी फ्यूल रैशनिंग करनी चाहिए, और स्टेट बैंक ने हमारी फाइनेंस कमेटी में ये एग्री किया कि आप सही कह रहे हैं, क्योंकि हमारी मेजर इंपोर्ट्स जो हैं वो ऑयल रिलेटेड, एनर्जी रिलेटेड हैं। तो जहाँ जहाँ हम कोई चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं वो हमें करनी चाहिए, क्योंकि हमारा मेजर बिल जो है वो फ्यूल रिलेटेड है। तो ये कुछ चीज़ें हमें अपने घर में ठीक करनी है। सिर्फ बाहर से उम्मीद नहीं रखनी कि हमें सपोर्ट मिलेगी चाइना से, हमें मल्टीलैटरल सपोर्ट मिलेगी, हमें दूसरे मुल्कों से सपोर्ट मिलेगी, सऊदी अरेबिया से। ये दिस इज़ नॉट द वे टू रन द इकॉनमी। कुछ हमें इंटरनल चीज़ें सही करने की ज़रूरत है। हाँ, एक्सटर्नल सपोर्ट आप ज़रूर लें, मगर दैट शुड बी करेक्टिव सपोर्ट, नॉट again borrowing and no end to correct your own house। तो ये बहुत ज़रूरी है इस वक्त, और ये इस पे काम हो रहा है, मगर जिस स्पीड से होना चाहिए उस स्पीड से नहीं हो रहा। और मैंने ये डार साहब को भी कहा है, मैंने दूसरे इदारों को भी कहा है कि इस पे काम करें आप, ताकि हमारा जो इम्पोर्ट बिल है वो रिड्यूस हो। अब इसमें ज़ुबैर मोतीवाला साहब ये फरमाइएगा कि ये जिस तरफ सलीम मांडवी वाला साहब इशारा कर रहे हैं, अब तवानाई का बहरान जो है उसने पाकिस्तान की बरामदी सनत को भी ज़ाहिर है इफ़ेक्ट किया है, और उसके साथ साथ जो दीगर सनतें हैं उसका भी उसके ज़ेरे असर आई हैं। और अब तो ये कहा जा रहा है कि जी ये जो फैक्ट्री ओनर्स हैं वो लकड़ियों से अपना काम चला रहे हैं। तो ये जो तवानाई का बहरान है ये कितना प्रोडक्शन पे असरअंदाज होगा, बेरोज़गारी में इजाफे का सबब बनेगा, और आप क्या समझते हैं कि सनत जो है वो चलती रहेगी और सूरत हाल बहुत ज़्यादा डैमेजिंग नहीं होगी? देखें, ये जो आपने बात की ना, सबसे बड़ी बात जो थी कि लकड़ी के बॉयलर चल रहे हैं, तो बड़ा अच्छा हो गया ना कि हमारी जो एनर्जी मिनिस्ट्री है और जो हमारा कंपनी है, इसने हमको तारीख का वो दौर वापस दिया जब लकड़ी से हम बॉयलर चलाया करते थे, हम और हमारे दादा। उसी तरह से हम आज वापस उन्हीं के दौर में हमें वापस पहुंचाया, तो अच्छी बात है, बुजुर्गों के दौर हमने वापस देखा। यही बात है, और मैं क्या उससे कह सकता हूँ। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि हमारे साथ उन्होंने कई मीटिंगें की, कई दफा बैठ के, और आपका जो एनर्जी के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने हमारे साथ बैठ के मीटिंग की, गैस के मुसद्दिक मलिक साहब, उनको हमने सारी बातें समझाई। के बाद उन्होंने एक साथ एक कमेटी बनाने को कहा, हमने वो कमेटी बना के दी। कमेटी बना के हमने फिर SSGC के यहाँ मिनिस्टर साहब से भी मीटिंग की। इसके बाद जो है ना SSGC से मीटिंग की, और उन्होंने एक वन फाइन मॉर्निंग नोटिफिकेशन 11 तारीख को निकाल दिया कि ये तो बंद कर देंगे हम, जनरल इंडस्ट्री भी बंद, जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री उसको भी हम 50% बंद कर देंगे। इस तरह की वो नोटिफिकेशन आया हमारी सरप्राइजिंग में, कि जो हमसे जो बातें हुई थी उसमें किसी तरह से भी कोई भी अमल हुआ नहीं। तो अगर हम अगर एक्सपोर्ट में सीरियस हैं, आप ये देखिए, जब मैं SSGC की बात करता हूँ तो मैं 54% एक्सपोर्ट की बात करता हूँ। कराची 54% एक्सपोर्ट करता है, 10% आबादी का है, लेकिन 54% एक्सपोर्ट करता है, और दूसरों के मुकाबले में एनर्जी एफिशिएंट है। और जो हम एनर्जी जो इस्तेमाल करते हैं उसका भी आप रेशियो देख लें, इट इज अबाउट जो है ना 20% से 25% हम कम गैस की यूजेज के अंदर हम अपना प्रोडक्शन करते हैं। हाँ, जो इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि परसों से इंडस्ट्रियां बंद पड़ी हैं। जनरल इंडस्ट्री तकरीबन उन्होंने वो यानी वो गैस के कनेक्शन काट रहे हैं, यहाँ देने की बात होती है वो काटते हैं। उसके बाद जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है उसको भी 50% कर्टेलमेंट का कह रहे हैं। और उसके साथ जो ना, अब मुझे आप ये बताएं, एक तरफ आप मुझसे अगला सवाल, पहला सवाल आपका ये था कि डेफिसिट कैसे पूरा होगा। अभी सदिक भाई जो कह रहे थे कि 10 बिलियन का है, वो 14 बिलियन का एक्चुअली डेफिसिट है। तो 14 बिलियन डॉलर हम कहाँ से लाएंगे? मैं तो ये कहता हूँ कि पान की दुकान भी नहीं चल सकती कि 10 रुपए का सौदा लाया और 8 रुपए का बेचा, तो वो भी नहीं चल सकती। ये तो मुल्क है। तो अगर हम 16 बिलियन, 14 बिलियन, 12 बिलियन अगर हम हर साल डेफिसिट रखेंगे, तो उसका तरीकेकार हमने क्या किया, अगले साल के हमने क्या तैयारी की? सवाल ये है। और इसके अंदर तुर्रा ये है कि आप प्रायोरिटी लिस्ट के अंदर डोमेस्टिक को पहले रख। अरे भाई, घरेलू सार्वजनिक गैस जब इस्तेमाल करेंगे जब इनकी नौकरियां बचेंगी, जब एम्प्लॉयमेंट को आप खत्म कर देंगे, एनर्जी खत्म करने के बाद नौकरियां कहां रहेंगी? तो चूल्हा क्या जलाएंगे? वो किस चीज का जलाएंगे? वो पानी गर्म करेंगे? क्या करेंगे? अब मैं ये बोलता हूं कि इसको जो है ना दुनिया में
मैंने बांग्लादेश का पूरा चार्ट उनको भेजा, ये बांग्लादेश का चार्ट है, आप देखें वहां 40% दिया जाता है डोमेस्टिक को और 34% दिया जाता है इंडस्ट्री को। हमारे यहाँ बिल्कुल उल्टा है, हमारे यहाँ 34% देते हैं अपना इसको डोमेस्टिक को और 18% देते हैं हमारा जो है ना इंडस्ट्री को। अगर हमारी ये सूरत हाल है, हमारा इंस्टीट्यूट है टुवर्ड्स इंडस्ट्री, हम आप बातें कर देंगे कहाँ से करेंगे? जुबैर मोतीवाला साहब, मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। अच्छा, इसमें सलीम मांडवी वाला साहब ये फरमाएगा कि आपने ज़ुबैर मोतीवाला साहब की बात सुनी है। देखिए, गुजारिश ये है कि आप के स्पीड की बात कर रहे हैं, इस वक्त हालात अगर इंडस्ट्री के ये हैं, सैलाब से ये बात कही जा रही है कि 80 लाख अफराद जो हैं मज़ीद गुर्बत की सतह से नीचे चले जाएंगे, और अगर इस तवानाई के बहरान की वजह से फैक्ट्रियाँ बंद हैं, बेरोज़गारी में इजाफ़ा होगा, वो एक एडेड उसके अंदर प्रेशर है। और ये हमारे वुज़रा ये बात बड़ी क्लियरली कह रहे हैं कि गैस नहीं मिलेगी, जब सस्ती थी तब ख़रीदी नहीं, अब हमें मिलती नहीं, हम ख़रीदेंगे कहाँ से? तो ये सिस्टम जो है, ये तो फिर हर चीज़ ही एज पे चल रही है। सलीम मांडवी वाला साहब, जो ये बात कही जाती है कि हम क्राइसिस में से निकल गए हैं, हम क्राइसिस में से कहाँ निकले हैं? हम तो मज़ीद दलदल में धंस रहे हैं। देखें, ये एनर्जी का जो इशू है ना, मैं आपको उस वक्त भी ये जिक्र कर रहा था कि इंडस्ट्री को हमें, देखें, ये प्रायोरिटी की बात है। इंडस्ट्री को हम भी, जब हमारी जब गवर्नमेंट थी 2009 में और 13 तक, उस वक्त भी यही क्राइसिस थी, जब कि गैस अवेलेबल नहीं थी इंडस्ट्री को। तो अब आपको ये तो गवर्नमेंट को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा और पेट्रोलियम मिनिस्ट्री को कोई प्लान बनाना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। देखें, जब तक आप ये नहीं करेंगे तो ये क्राइसिस तो जाहिर सी बात है ये रहेगी और ये फर्दर बढ़ेगी। तो ये तो अब इनको सोचने की ज़रूरत है गवर्नमेंट को कि हम शॉर्ट टर्म किस तरह इसको कवर करें और मीडियम टर्म में हम किस तरह, और इंडस्ट्री को आपको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। और इंडस्ट्री को आप प्रायोरिटी देंगे तो मईशत भी आपकी ठीक होगी, जॉब क्रिएशन भी होगी, लोग बेरोजगार नहीं होंगे, और ये हमने भी किया था। तो मैं समझता हूं कि ये सारी चीज़ें अब जो लोग इंचार्ज हैं मिनिस्ट्रियों के, उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी और इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अदरवाइज तो जुबैर साहब सही कह रहे हैं कि अगर ये एनर्जी नहीं मिलेगी इंडस्ट्रीज़ को और पावर नहीं मिलेगा तो वो कैसे परफॉर्म करेंगी, तो आपकी मईशत को फर्दर नुकसान होगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। लेकिन इसमें मांडवी वाला साहब ये फरमाइएगा कि आप प्रायोरिटी की बात कर रहे हैं, अगर आप प्रायोरिटी की बात भी करें तो ना जो हाउस होल्ड कंज्यूमर्स हैं उनको गैस मिल रही है, ना जो सनतें हैं उनको गैस मिल रही है। वो तो ऐसे लगता है कि गैस है ही नहीं है। प्रायोरिटाइजेशन तो पता नहीं कब और कहाँ और कैसे आएगी। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि गैस नहीं है, मैं रोज़ गैस इस्तेमाल करता हूँ। ऐसा तो नहीं है कि गैस नहीं है, यू हैव टू प्रायोरिटाइज। देखें, जितनी भी गैस अवेलेबल है, जितनी भी गैस अवेलेबल है, चाहे आपकी एलएनजी आ रही है, आपकी लोकल गैस है, जो भी है, जो भी गैस आपके पास अवेलेबल है उसको आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। मैं तो पिछले 10 साल से देख रहा हूँ, सर्दियों में गैस मिलती नहीं है हाउस होल्ड को, तो ये तो कोई नई चीज़ नहीं है। और अगर फर्दर हमें इसको मैनेजमेंट सही करनी पड़ेगी तो वो करनी है जी, उसके बगैर तो कोई। और देखें, दूसरा जो है, जो आपके पास इस वक्त सोर्स अवेलेबल है, विच इज़ रशिया, उसको हम कब से कह रहे हैं कि आप उसको इम्प्लीमेंट करें, वो इम्प्लीमेंट नहीं की जाती। कोई ना कोई मसला आ जाता है, कभी सैंक्शन का मसला आ जाता है, कभी कोई और मसला आ जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये आउट ऑफ द बॉक्स जाके गवर्नमेंट को कुछ करना पड़ेगा, और ये रूल्स और रेगुलेशंस में अगर फंसे रहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। इसमें एक छोटा सा जवाब, फिर मैं ज़ुबैर साहब की तरफ जाता हूँ। ये जो इसहाक डार साहब कह रहे हैं कि हम पेट्रोलियम मसनूआत जो हैं वो रूस से दरामद करेंगे और हम चाहते हैं कि हमारी डील वैसी ही हो जैसी भारत की है, आपको इसमें कोई संजीदगी का अंसर दिखाई देता है उस सेंस में कि ये अमली शक्ल की सूरत में हो जाए और अमेरिका का दबाव जो है
हमने अमेरिका को बता दिया है? क्या ये कुछ आपको लगता है? मुझे पूरा यकीन है कि रशिया से हम ले सकते हैं और हमें लेना चाहिए, और ये वॉर फुटिंग पे लेना चाहिए। ये नहीं कि अभी 4-5 महीने हम इस पे डिस्कशन ही कर रहे हैं कि हम रशिया से ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। दुनिया ले रही है, इंडिया ले रहा है, जापान ले रहा है, हर वो मुल्क जो एनर्जी डेफिशिएंट है वो ले रहा है। तो हमें अपना इंटरेस्ट देखना चाहिए, और अगर ये थ्रेट यही है कि जी हम पे सैंक्शंस लग जाएंगी, तो अब बात करें अमेरिका से यार कि हम एनर्जी डेफिशिएंट मुल्क हैं, हमारे पास एनर्जी कहीं से मिल नहीं रही, रशिया अवेलेबल है, दुनिया को दे रहा है, तो हमें भी दे। तो ये तो देखें, ये तो निगोशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, अब ज़ुबैर साहब ये फरमाइएगा कि आपने एक बात कही कि इस तरह तो परचून की दुकान भी नहीं चलती। आपको क्या लगता है कि हम दलदल में, माशी बदहाली की दलदल में मज़ीद धंस रहे हैं, या आपको लगता है कि कुछ इक़दामात ऐसे हो रहे हैं जिससे कोई उम्मीद की किरण दिखाई दे? देखिए, गवर्नमेंट तो मैं समझता हूँ कि कोशिश डेफिनेटली कर रही है गवर्नमेंट का। मैं बिल्कुल ही कोई दूसरी इसमें कोई इसमें डाउट भी नहीं है, ना कोई ऐसी बात है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो आप कोशिश, तो अगर घर में आपके पास तनख्वाह अगर 10,000 है, तो आप उस 10,000 को ही सेट करने की कोशिश करेंगे ना। यहाँ हम बात कर रहे हैं तनख्वाह बढ़ाने की, और इसके बढ़ाने के लिए हमको एक्सपोर्ट बढ़ाना है। तो जब ये सलीम भाई जो कह रहे थे वो बिल्कुल आप समझें, प्रायोरिटी को चेंज करना पड़ेगा, आपको इंडस्ट्री को नंबर 1 लाना पड़ेगा। मैं आपसे ये कहता हूँ कि कराची का जो एक्सपोर्ट 54% है वो तकरीबन कोई $16 बिलियन है, ठीक है। अगर कराची को अगर ये गैस उसको दे दें तो यहाँ से इजीली 20% बढ़ जाएगा। जब कराची का 20% बढ़ेगा, इसका मतलब 10% पाकिस्तान का बढ़ेगा, और 10% पाकिस्तान का मतलब होता है $3 बिलियन का आपका एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। बाकी मुल्क में ही बढ़ेगा। सब जगह गैस देनी चाहिए, प्रायोरिटी पूरे पाकिस्तान को देनी चाहिए। और मैं आपको एक मजे की बात बताऊं कि देखिए, हमारे पास वो आए थे जो मिनिस्टर भी आए, वाइस मिनिस्टर ऑफ द इन्वेस्टमेंट आए थे चाइना के, और उसके साथ कौंसल जनरल भी थे, और इन्होंने ये सरापा शिकायत थे कि हमारे शिप के अंदर हमको कुछ नहीं होता, ये नहीं होता, वो पॉलिसी नहीं बनती, ये नहीं बनती। तो हमने कहा यार, ये अगर देखें, अगर हमने अब मदद लेनी है और हमने अगर काम करने हैं, तो मैं समझता हूँ चाइना हमारा देरीना दोस्त है। हमको जो है ना चाइनीज के साथ एक एक्टिव डायलॉग के अंदर एंटर होना पड़ेगा। एक्टिव डायलॉग से मेरी मुराद क्या है? एक्टिव डायलॉग से मेरी मुराद ये है कि देखें, अब आपने आपने चाइना के साथ FTA साइन किया है, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। वो अगर आप उसको देखें तो उससे चाइना की एक्सपोर्ट हमारे को 18 बिलियन हो गई, और हमारी सिर्फ 3 बिलियन ही रह गई। तो 3 बिलियन अगर डॉलर हमने एक्सपोर्ट करना है और 18 का इंपोर्ट करना है, तो हम तो बहुत बड़ी एज दे रहे हैं चाइना को। तो चाइना के साथ हमको कमर्शियल मुज़ाकरात करना चाहिए। देखिए, पॉलिटिकल ताल्लुकात, कंट्री टू कंट्री ताल्लुकात बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं, और कमर्शियल ताल्लुकात बिल्कुल अलग होते हैं। ये वाइस मिनिस्टर ने आके मुझे स्पेल आउट किया है कि जी बिजनेस इज बिजनेस, हम उसको बात को नहीं मानते, हमको जहां नफा होगा वहां हम जाएंगे। हम उनसे, मैंने इनसे ये कहा, अभी जो मैंने उनसे कहा उसको बड़ा, उसने क्या बोला, मैंने बोला जो आइटम $1 बिलियन की आप पाकिस्तान को एक्सपोर्ट करते हैं, 1 आइटम एट $1 बिलियन, इसका मतलब ये है कि कंफर्म मार्केट आपके पास $1 बिलियन की पाकिस्तान में है। अब उसको आप एक करें, उस आइटम के लिए आप जॉइंट वेंचर में हमारे साथ आए कि $1 बिलियन की तो मार्केट वैसे ही है, तो हमारा इंपोर्ट बिल $1 बिलियन कम होगा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी, और रीजन के अंदर जो चाइना की जो एक्सपोर्ट होगी इस रीजन के अंदर उस आइटम की, वो भी यहीं से वो करेगा, तो आपका एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। वही वो इम्प्रेस ने बोला जी बिल्कुल सही बात है ये बात हम क्यों नहीं करते हम, और चाइना अगर हमारी इतनी फेवर करता है तो। हमारे डेफिसिट के 2 इलाज हैं मेरे पास। शॉर्ट टर्म के अंदर हम IT को सपोर्ट करें। IT इंडिया $350 बिलियन की उसकी एक्सपोर्ट है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की, और प्रोग्राम्स जो बना के देते हैं, IT रिलेटेड जो आपकी जो एक्सपोर्ट है। और उसके बाद हमारा $2 बिलियन है, हम इजीली $10 बिलियन पे जंप कर सकते हैं। हमारे इतने अच्छे लोग, इतने अच्छे ब्रेन, इतने अच्छे लड़के। इसके बाद दूसरी जो आइटम है जो हम डेफिसिट को कवर करने के लिए, वो चाइना है। चाइना इंपोर्ट कर रहा है बहुत सारी आइटमें जो हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। चाइना यहाँ आके इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, चाइना ज्वाइंट वेंचर करना चाहता है। चाइना जो है ना, आपके ज्वाइंट वेंचर के अंदर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट इंडस्ट्री अगर लग गई तो आपके इंपोर्ट का बिल कम हो गया। यही चीजें जब रीजनली एक्सपोर्ट की उसी कंपनी ने, तो वो जो ना आपका एक्सपोर्ट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। मैं जुबैर साहब आता हूँ, सलीम मानवी वाला साहब ये फरमाइएगा कि जुबैर साहब कहते हैं कि चाइना यहाँ बहुत कुछ करना चाहता है, रुकावट क्या है? मेरा मतलब है कि अगर आप जॉइंट वेंचर करना चाहते हैं तो ये तो विन विन सिचुएशन ऑन बोथ साइड है। अगर पाकिस्तान के अंदर किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है और वो जॉइंट वेंचर के नतीजे में बनती है
तो वो फिर पाकिस्तानी की एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, पाकिस्तान की मार्केट में बिकेगी और फिर कुछ पैसा वो ले जाएंगे और बाकी हमारे पास रहेगा। क्या ये इस चीज़ में इतने बरस क्यों लग गए कि ये बात कब से हो रही है, जब से सी पैक का इशू शुरू हुआ है, लेकिन मटीरियलाइज नहीं होती? देखें, ट्राई टू अंडरस्टैंड नदीम साहब, सी पैक के 3 फेजेस थे। एक था इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा था आपका जो पोर्ट कनेक्टिविटी, और तीसरा था आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये 2 चीज़ें अब हम कर चुके हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी भी कुछ चीज़ें बाकी हैं जो कि इन प्रोसेस हैं, मगर मेजर देखें 2-3 इफेक्ट आए। एक तो कोविड आ गया बीच में, उसकी वजह से काफ़ी चीज़ें डिले हो गई चाइना के साथ। दूसरा कुछ इंस्टेबिलिटी थी, उसकी वजह से चाइना के साथ चीज़ें डिले हो गई। बट चाइना अभी भी, हम गए थे चाइना, अभी भी चाइना इज़ फुली कमिटेड टू इम्प्लीमेंट एवरीथिंग टू इंडस्ट्रियलाइज पाकिस्तान, टू ब्रिंग इंडस्ट्री। मगर बात वही आ जाती है, अगर आपके पास एनर्जी नहीं है, अगर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, अगर आपके पास चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं, तो चाइना कैसे इंडस्ट्री अपनी यहाँ रीलोकेट करेगा? तो आपको ये चीज़ें सारी प्रोवाइड करनी हैं बिफोर द चाइनीज़ मूव देयर इंडस्ट्री हियर। और ऐसा नहीं है कि चाइनीज़ आ नहीं रहे, बट वो एक लार्ज स्केल में आना चाहते हैं। ये तो उनकी गवर्नमेंट भी कहती है, उनका प्राइवेट सेक्टर भी कहता है। तो आपने जब तक ये चीज़ें प्रोवाइड अवेलेबल नहीं होंगी, वो कैसे हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाएंगे विद चाइना? बट उनकी कमिटमेंट अभी भी आज वही है। वो सिर्फ इंतज़ार में है कि ये चीज़ें अवेलेबल हों, सारी उनको इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल हो, सारी उनको जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी वो अवेलेबल हो, और दे आर विलिंग टू कम। सलीम मांडवी वाला साहब, दे आर विलिंग टू कम। ये आपसे सवाल है, जब आपका गर्दिशी कर्जा जो है वो 2,500 अरब से तजावुज़ कर जाए, बिजली का इशू अपनी जगह के ऊपर मौजूद हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए पैसे ना हों, आपका पीएसडीपी पर बड़े आराम से पैसे पूरे करने हैं, कट लग जाए, अब ऐसी सूरत हाल में इसका मतलब ये है कि ये तो ना फिर होने वाली बात है ना? जी देखें, ये तो आपके मसले हैं ना, ये तो आपकी वो हेल्प कर सकते हैं ये मसले हल करने के लिए, मगर आपका मुल्क तो वो आके नहीं चला सकते ना। देखें नदीम साहब, कुछ मैं आपको यही समझा रहा हूँ ना, यू हैव टू पुट योर हाउस इन ऑर्डर। कोई भी आएगा, अगर आप अपना हाउस ऑर्डर में नहीं करेंगे, तो वो कैसे आपके साथ आके कोऑपरेशन करेगा? तो कुछ चीजें हमें करनी है। हम हर वक्त उम्मीद में होते हैं कि हमारे लिए कोई आके करेगा, कोई नहीं करेगा। कुछ चीजें हमें सही करनी है जो कि पिछले 4 साल में नहीं हो सकी। अब इनको अपॉर्चुनिटी मिली है, या फ्यूचर गवर्नमेंट्स को अपॉर्चुनिटी मिली है। ऐसा नहीं है कि मुल्क हमें सपोर्ट नहीं करना चाहते, उनकी सपोर्ट अपनी जगह है, मगर अगर आप अपने घर को सही नहीं करेंगे, तो वो आके आपके साथ कैसे काम करेंगे? इसमें एक सवाल और है, और वो ये है कि सलीम साहब, आपका बड़ा ये इंटरेस्ट भी रहा है, ये निजकारी का अमल जो है, ये भी इसी जद में है कि पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेकाम है, पाकिस्तान में कोई पॉलिसी फ्रेमवर्क क्लियर कट सोच नहीं है। उसमें क्या रुकावट है? कम से कम वो वहाँ से कुछ जनरेट हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, और मैं हमेशा यही कहता हूँ, निजकारी का सिर्फ एक मसला है, पॉलिसी। आपके मुल्क की पॉलिसी कंसिस्टेंट नहीं रहती। एक गवर्नमेंट आती है, वो एक पॉलिसी लेके आती है, दूसरी आती है वो दूसरी लेके आती है, तीसरी आती है वो तीसरी लेके आती है। तो ये चीज भी जो है ना, निजकारी को बड़ा डैमेज करती है। और सबसे पहले इन्वेस्टर ये देखता है कि ये मुल्क की पॉलिसी कांस्टेंट है नहीं है, स्टेबल है नहीं है, ये चेंज होती तो नहीं रहती। क्योंकि अगर चेंज होती रहती है तो they don't trust they don't trust the country to make the investment. तो ये चीज जो है, हमारी गवर्नमेंट्स को, जो भी गवर्नमेंट्स आती हैं, उनको रियलाइज करना चाहिए कि पॉलिसीज हैव टू रिमेन कंसिस्टेंट। और ये वाहिद एक रीजन है। इनस्टेबिलिटी तो दूसरे मुल्कों में भी होती है, गवर्नमेंट्स आती हैं, गवर्नमेंट जाती हैं, सब कुछ होता है। यूके में 3 प्राइम मिनिस्टर चेंज हो गए 3 महीने में, मगर मेरा कहने का मतलब ये है कि उनकी पॉलिसीज चेंज नहीं होती। अगर प्राइम मिनिस्टर चेंज हो, हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर चेंज होता है तो पॉलिसीज भी चेंज हो जाती है। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है हमारे मुल्क में। तो ये हमें जरा वी शुड बी केयरफुल अबाउट दिस। अच्छा, अब ज़ुबैर साहब ये फरमाइएगा कि इस वक्त एक बड़ी गंभीर सूरत हाल है,
और जाहिर है कि हमें इस वक्त वसाइल की अशद ज़रूरत है। कितना बड़ा चैलेंज है इसहाक डार साहब के लिए? उनके चेहरे का तनाव बता रहा है कि वो काफ़ी दबाव में है। देखिए जी, एनी फाइनेंस मिनिस्टर, कोई भी फाइनेंस मिनिस्टर हो, आप किसी को बिठा दें, दुनिया के किसी बड़े प्रोफेशनल को लाके बिठा दें, तनाव तो उसके चेहरे पे फिर भी आएगा। जो पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, फाइनेंशियल पोजीशन है, इसमें फाइनेंस मिनिस्टर को अगर चेहरे पे तनाव नहीं आता तो फिर तो बड़ी अजीब बात हो जाएगी। ये तो उन मुल्कों के अंदर खुशो खुर्रम फाइनेंस मिनिस्टर मिलते हैं जहाँ जो है सब चीजें इन ऑर्डर होती है। सलीम भाई के साथ मैं टोटली एग्री करता हूँ कि टू ब्रिंग योर हाउस इन ऑर्डर, और हाउस इन ऑर्डर के लिए कंसिस्टेंसी इन पॉलिसी इज द बेस्ट थिंग। आप मुझे बताएं, अगर आप, मैं तो कई दफा कह चुका हूँ, आज फिर कहता हूँ, सलीम भाई जी सुने, मैं ये कहता हूँ कि हमने 75 साल तक पॉलिसी बनाने की मेहनत की है, अलग अलग पॉलिसियां बनाई, सारी की सारी मैं समझता हूँ फेल हो गई। जो पास हो गई उसको हमने फेल कर दिया और दूसरी उसके मुतबादिल पॉलिसी हमने लगा दी। मैं ये कहता हूँ, देखिए, किसी जो गवर्नमेंट चाहे उस मुल्क की पॉलिसी को उठाए, और जो सक्सेसफुल इकोनॉमीज हैं, आपकी मलेशिया की इकोनॉमी है, बांग्लादेश की है, आप उनको उठाएं, उसके मॉडल को लें और इसको इम्प्लीमेंट कर दें पाकिस्तान में फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years। और सारी की सारी पार्टियां उसके ऊपर मुत्तफिक हों, चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन हो, और ये पॉलिसी हमको नहीं आती, हम लेट्स एक्सेप्ट। इसमें क्या बुरी बात है? हम दूसरों से नहीं सीखते, हमारा बच्चा हमसे सीखता है, हमने अपने बाप से सीखा, उसमें कोई ऐसी बुरी बात तो नहीं। हम ये समझते कि उस पॉलिसी को यहाँ लेटर स्पिरिट के अंदर थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके हमको इसको इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए। इसी से जो है ना पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। बहुत शुक्रिया सलीम मांडवी वाला साहब, बहुत शुक्रिया ज़ुबैर मोती वाला साहब। नाज़रीन, वक्त हुआ है एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का। उसके बाद जब वापस आएंगे तो ज़रा बरामदात के हवाले से मज़ीद बात करेंगे, क्योंकि इस सूरत हाल में पाकिस्तान जो है उसके लिए डॉलर अपने पास लाने का यही एक बड़ा मौसर ज़रिया है तरसीलात ज़र के बाद। और अगर यहाँ पर कोई कमी बेशी होती है तो फिर यकीनन मुश्किलात जो हैं उसमें मज़ीद इजाफ़ा होता है, तिजारती खसारा बढ़ता है, फिर ब्रिज इन अरेंजमेंट और फिर वो सारी चीज़ें जो हैं होती हैं। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, जैसे ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान की जो बरामद कुनिंदगान हैं वो इस वक्त मसाइल का शिकार हैं और बहुत सी शिकवे और शिकायत हुकूमत के हवाले से उभर कर सामने आ रहे हैं। इस बात को, इस तासुर को तो ज़ाहिर किया गया है कि जो पाकिस्तान की बरामदात बढ़ी वो वन ऑफ फैक्टर नहीं था, बल्कि वो सिलसिला चलेगा, और अगर तवानाई के बहरान का मामला हल हो जाए तो शायद बेहतर सिचुएशन जो है वो हो सकती है। क्या ये मामलात जो हैं वो इसी तरह हैं? इस पर हम करेंगे बात। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मोहम्मद बाबर ख़ान साहब, चेयरमैन है पाकिस्तान होजरी मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशंस के। इसमें बाबर ख़ान साहब ये फरमाइएगा, पहले तो आप ज़रा ये बताएं कि क्या इस वक्त आपको मसाइल जो हैं वो दरपेश हैं जिसकी वजह से ये बात कही जा रही है? चेयरमैन FBR भी कह रहे थे कि पाकिस्तान की जो बरामदात हैं उनमें कमी का अंदेशा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो इसके 2 फैक्टर हैं, एक है एक्सटर्नल और एक है इंटरनल। तो एक्सटर्नल फैक्टर पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि वर्ल्ड वाइड इसमें रिसेशन है। तो ये यूक्रेन की वॉर की वजह से एनर्जी की कॉस्ट यूरोप में बहुत महंगी हो गई है, जिसकी वजह से लोग अब गारमेंट परचेजिंग कम कर रहे हैं। ये इसका हमें, हमारे मेंबर्स को और हमें जो है इमीडिएट फीडबैक मिल रहा है, क्योंकि हमारे बायर्स अब इस सीजन में ऑर्डर्स या तो वॉल्यूम कम हो गए हैं या बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। एक तो ये प्रॉब्लम है, और ये यूरोप और USA जो हमारी मेजर मार्केट है, यूरोप के तमाम मुल्कों से ऑर्डर्स की वॉल्यूम काफ़ी हद तक कम हो गए, और USA में तो बहुत ज़्यादा यानी कि रिसेशन है, और उन्होंने पिछले सीजन में ओवर बाइंग की थी, जिसकी वजह से अभी तक उनकी इन्वेंट्रीज पाइल अप हैं, जिसकी वजह से जो है बाइंग बहुत स्लो है। और उसका ख़तरा यह है कि अगले 3-4 महीने और बल्कि 6 महीने तक इसका इम्पैक्ट आने का ख़तरा है, क्योंकि वो जो बाइंग होती है वो अब इस सीज़न में बाइंग शुरू हो जाती है जो नहीं शुरू हुई है, ऑर्डर प्लेसमेंट हो चुकी होती है या हो रही होती है, जो या तो बहुत कम है या नहीं हो रही है। तो जिसकी वजह से इस वक्त जो है यानी इंडस्ट्री में बहुत पैनिक है।
ये तो एक्सटर्नल फैक्टर है और ये मेजर फैक्टर है एक्सपोर्ट कम होने का। दूसरा फैक्टर है जो हमारे लोकल जो कहते हैं प्रॉब्लम्स हैं। लोकल प्रॉब्लम्स में आपकी करेंसी स्टेबल नहीं होती है, आपकी प्रोडक्ट यानी यान प्राइस ये स्टेबल नहीं है। फिर जो है मेजर क्राइसिस जो है एनर्जी का है। आपको पता नहीं होता, कभी कोई नोटिस आ जाता है कि 3.5 महीने जो है गैस की सप्लाई नहीं होगी इंडस्ट्री को, लोकल इंडस्ट्री को, और जो है 50% ज़्यादा किसी ने यूज़ किया तो जो है गैस को तो उसको जो कहते हैं उसका डिस्कनेक्शन हो जाएगा। ये प्रॉब्लम है। फिर एक लॉन्ग टर्म टेक्सटाइल पॉलिसी जो है गवर्नमेंट को जो कहते हैं अनाउंस करनी थी, उसको रोक के बैठे हुए हैं। कोई टेक्सटाइल पॉलिसी नहीं है। इन हालात से कैसे निपटा जाएगा, गवर्नमेंट ने इस पर कोई डायलॉग नहीं किए। अच्छा, एक्सटर्नल हालात से कैसे निपटा जाएगा, उसके लिए क्या करना चाहिए, और इंटरनल से कैसे निपटा जाएगा। इंटरनल प्रॉब्लम जो है कहते हैं वो भी काफ़ी बड़े हैं। वही गैस का सबसे बड़ा मसला है। एनर्जी में गैस का बहुत बड़ा गैस के बगैर इंडस्ट्री कैसे चल सकती है। तो इसकी शॉर्टेजेस तो हमेशा होती है, मगर हमेशा ही इसको मिसमैनेज किया जाता है, प्रॉपर्ली मैनेज नहीं किया जाता, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम जो है अच्छा, बढ़ते हैं। इसमें बाबर खान साहब ये फरमाइएगा कि आपको क्या अंदेशा है कि कितनी बरामदात जो हैं वो गिर सकती हैं, और आने वाले वक्त में जिस बहरान का आप जिक्र कर रहे हैं बैनुल अक़वामी सतह पर, वो पाकिस्तान की टेक्सटाइल की सनत की बरामदात को जो है वो कितना मुतासर कर सकती हैं? देखिए, ये इस वक्त तो पूरी दुनिया को मुतासर कर रही हैं, मगर पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान के पास तो रहते कि टेक्सटाइल ही है जो मेजर एक्सपोर्ट है, तो पाकिस्तान को तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करेंगी। और आपका फॉरेन एक्सचेंज का हमेशा डेफिसिट रहता है। टेक्सटाइल ही एक मेजर जो कहते हैं सेक्टर है जो आपको फॉरेन एक्सचेंज कमा के दे रहा है। और ये लगता ही है कि ये 30-40% से ज़्यादा डिक्लाइन आएगा इसमें, जो बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि उसके बाद फिर ज़ाहिर ट्रेड डेफिसिट बढ़ जाएगा। ये बायर्स की तरफ से हमें मैसेजेस आ रहे हैं कि वहाँ पर हालात काफ़ी ख़राब है। फिर सोने पे सुहागा ये कि यहाँ पर जब अगर कोई ऑर्डर आ भी जाए और गैस के क्राइसिस और दूसरे क्राइसिस हों, तो हम जो है कहते हैं अपनी डिलीवरी मीट नहीं कर सकते हैं। तो ये जो ना पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि इंडस्ट्री भी चलती रहे और ये क्राइसिस को आवाम को भी तकलीफ ना हो गैस की, तो इसकी प्लानिंग बेटर हो जाए तो मसाइल कम हो सकते हैं। आप ये कह रहे हैं बाबर खान साहब कि 30 से 40% टेक्सटाइल मसनूआत की बरामदात में कमी वाक़या होने का आपको अंदेशा है? बधाई तो खुदा खास्ता ऐसी अंदेशा है, क्योंकि जो ऑर्डर का वॉल्यूम आना चाहिए वो नहीं आ रहा। और ये ऐसा सीज़न है, कभी पाकिस्तान में फैक्ट्रीज बंद नहीं हुई हैं और या उसका काम स्लो नहीं होता था, या इतना स्लो नहीं होता था जितना अब है। ये सीज़न चेंजिंग होती थी और उसमें नया काम शुरू हो जाता था। फॉल की प्लेसमेंट आ चुकी होती थी और जो कहते हैं स्प्रिंग क्लोज हो चुके होते थे। अब जो है प्लेसमेंट फॉल की आ ही नहीं रही है, तो ये काफ़ी खतरा है कि ये 30 से 40% खुदा न खास्ता वॉल्यूम कम हो जाएगा। अच्छा, ये फरमाइएगा कि इस वक्त कितनी आपको लग रहा है कि टेक्सटाइल मिलें जो हैं वो बंद हैं या बंदिश की तरफ जा रही हैं? बड़ी तादाद में बंद है, क्योंकि आप देखें, एक तो है स्पिनिंग मिल्स। स्पिनिंग मिल तो बहुत बड़ी तादाद में बंद हो रही हैं और बंद है, ये तो आपका डाटा आता होगा। अब उससे रिलेटेड दूसरी मिल्स हैं, वीविंग की मिल्स हैं, उनमें भी क्राइसिस है। फिर जो है अब गारमेंट, जो वैल्यूड गारमेंट फैक्ट्रीज हैं, जो बेडशीट बनाती हैं, जो गारमेंट बनाती हैं, जो निटेड गारमेंट बनाती हैं, उनमें भी मेरे ख्याल है 30 से 40% सब काम हो रहा है। सब जगह काम जो है यानी कि 50 से 60% काम स्लो है। जो इन महीने में प्रोडक्शन होती थी वो 50 से 60% कम हो चुकी है। अच्छा, ये फरमाइएगा कि अब आप क्या तजवीज़ पेश करेंगे कि ये एक तो पहले आप ये फरमाएं कि आपको क्या ख़तरा है कि ये दौरानिया जो है ये कितने महीनों पर हो सकता है, और आप हुकूमत से क्या तवक्को करते हैं कि वो क्या करे? देखिए, इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है हुकूमत को करनी चाहिए, हम जितने कॉम्पिटिटिव होंगे, बिजनेस तो बहरहाल कुछ ना कुछ मौजूद रहेगा, मगर बिजनेस उस मुल्क को जाएगा, उधर जाएगा जहां पर बिजनेस चीप यानी प्रोडक्ट कॉस्ट चीप होगी। हमें अपनी प्रोडक्ट कॉस्ट को चीपेस्ट रखना है पूरे रीजन के मुकाबले में, जब हम बिजनेस को अक्वायर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर बांग्लादेश कोई चीज़ हमसे सस्ती देगा और वॉल्यूम आधा हो गया, तो वो वॉल्यूम भी उधर चला जाएगा। वॉल्यूम तो पूरी दुनिया के लिए तकरीबन आधा हो जाएगा ना। तो अब इसका मतलब ये है कि कैपेसिटी सब जगह खाली होंगी। अब अगर दूसरा मुल्क आपसे सस्ती
आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा है और उनकी कम है, तो फिर आप ये बिजनेस भी लूज कर देंगे। पहले भी बिजनेस पाकिस्तान में जो आता था वो स्पिल ओवर बिजनेस कहलाता था, बांग्लादेश फेल हो जाता था तो पाकिस्तान में बिजनेस आता था बहुत सी प्रोडक्ट का। तो अब अगर वो उनके पास ही कैपेसिटी खाली होगी और आपकी प्राइस कंपेटेबल नहीं होगी, तो फिर आप जो है इसको कम्पीट नहीं कर सकेंगे, फिर बहुत सारा बिजनेस आप और मजीद लूज करेंगे। तो इसलिए गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि कम्युनिटीज की प्राइस, जो मटेरियल इंपोर्टेड इस्तेमाल होता है मजबूरन, उसकी प्राइस को किसी तरह से मेंटेन रखा जाए, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कम से कम किया जाए, ताकि जो है कहते हैं आप कम्पिटिटिव रह सकें, आपकी इंडस्ट्री कम्पिटिटिव रह सके। नहीं, ये कैसे मुमकिन है जबकि तवानाई जो है वो आपका रॉ मटेरियल है, वो पाकिस्तान जो है वो इंपोर्ट करता है और फिर आईएमएफ की कंडीशनलिटीज़ जो हैं वो अपनी जगह पे हैं, तो वो हुकूमत कैसे आपको सब्सिडाइज कर सकती है? जो एनर्जी अवेलेबल है, एक तो देखें यूएफजी यानी ये जो गैस कंपनी लॉस करती हैं वो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। आपने आज तक कोई पॉलिसी नहीं बनाई कि उस लॉस को कवर किया जाए जिससे आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी। वो कॉस्ट तो आपका कंज्यूमर बेयर कर रहा है ना। जो आप गैस ज़ाया कर रहे हैं, आपकी लाइन में लीकेज है, आपकी मैनेजमेंट की लीकेज है, आपकी टेक्निकल लीकेज है, वो उससे कॉस्ट बढ़ रही है, उस कॉस्ट को तो आप ज़ाया कर रहे हैं। फिर बायोगैस एक बड़ी जो कहते हैं प्रोडक्ट है जो बनाई जा सकती है, वो उसको इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। घरों में आप जो है कहते हैं सुई गैस दे रहे हैं जो इंडस्ट्री बननी चाहिए, या आप नेचुरल गैस दे रहे हैं आप। तो ये जो कहते हैं ये पॉलिसी होनी चाहिए किस तरह से एनर्जी क्राइसिस को और चीप एनर्जी कैसे प्रोड्यूस की जा सके। ये इसमें लॉन्ग टर्म पॉलिसीज होनी चाहिए और उस पर काम होना चाहिए। एक गवर्नमेंट आती है, वो कुछ करती है, फिर थोड़े अरसे में गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, फिर एक नए सिरे से काम शुरू हो जाता है। अब इनको समझने में टाइम लगता है कि फिर वो गवर्नमेंट चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर तो पूरे सिस्टम में इतनी अनस्टेबिलिटी है कि कोई पॉलिसी चल ही नहीं सकती। कोई भी मतलब अभी एक आदमी को सोचना शुरू करते हैं, गवर्नमेंट में चली जाती है। तो भाई ये जो एटलीस्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी, टेक्सटाइल पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी, वो तो लॉन्ग टर्म होनी चाहिए। भले गवर्नमेंट आए या जाए, दूसरे मुल्कों में गवर्नमेंट तब्दील होती रहती हैं, वहां पर इतने डिजास्टर नहीं होते। हमारे यहाँ क्योंकि कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसीज ही नहीं होती, सब एडॉक होती हैं। इसकी वजह से ये प्रॉब्लम जो है हर दफा वो नए सिरे से वहीं पर अवेलेबल हो जाता है। मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद बाबर खान साहब। नाज़रीन, आपने हमारे पैनल के शुरका की गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।